अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बताएंगे कि किसी भी कंपनी जिसमें हम शेयर ख़रीदना चाहते हैं, तो शेयर मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। तो मैंने पहली वीडियो में भी कहा था कि इसके सबसे बड़े एक्सपर्ट आलिम जो हैं, तो बहुत सारी किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। तो एक कंपनी हलाल होने का जो क्राइटेरिया है, जो शरीयत के एतबार से किस तरह से वो हलाल क्राइटेरिया पर उतरेगी, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और वही फरमाते हैं कि 5000 से ज़्यादा कंपनियां हैं, लेकिन एक भी 100% हलाल अगर कोई बताता है तो वो गलत कहता है। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर शरीयत के एतबार से बहुत कम काम होते हैं। तो जब हम इसी वतन में रह रहे हैं, तो हमने ख़ुद से इस पर रिसर्च करनी है कि हम कंपनी में जो पैसा लगाते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि शेयर मार्केट में ही पैसा लगाएं तो उसको हलाल हराम में उसमें हमें तमीज़ करनी चाहिए। उसके अलावा जितने कारोबार हैं, तो उसमें हमने खुद जांचना चाहिए, खुद देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ हराम है, कौन सी हलाल है। तो अब जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर कोई कहे कि मैं फ़लाँ कंपनी में लगा रहा हूँ वो हलाल है, तो वो गलत कह रहा है। तो हलाल होने के लिए 100% जब इतने बड़े आलिम दीन कह रहे हैं, तो उसूलन उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। बहुत सारी रिसर्च के बाद ही कोई भी किताब मंज़र आम पर आ सकती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई, इसीलिए वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कोई कंपनी भी 100% हलाल नहीं है। कुछ परसेंटेज वो हलाल है, लेकिन बाकी जो बची परसेंटेज है जिसमें उसका हराम का शुबा है, तो उसको प्यूरीफाई करने के लिए हमें उस पर ख़ुद रिसर्च भी करना पड़ेगा और उसको सीखना पड़ेगा कि इसको प्यूरीफाई कैसे करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, तो हराम और हलाल उसका सेक्टर देखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कंपनी हम ख़रीद रहे हैं, तो कंपनी कितनी मज़बूत है। कल को ऐसा ना हो कि कंपनी डूब जाए और हमारा जितना भी पैसा लगा है तो वो ज़ाया हो जाए। तो जहाँ भी कहीं पर कोई ख़तरे की चीज़ हो, जानी माली एतबार से, तो उसमें इस्लाम हमें ये इजाज़त देता है कि उसमें हम एहतियात करें। तो अब डेट टू इक्विटी शेयर्स पर कितना कर्ज़ है, उसको हम कैसे देखेंगे। तो उसका जो फ़ार्मूला है, तो वो हम आप लोगों से आज शेयर करेंगे। तो वो फ़ार्मूला क्या है, और बहुत ही सिंपल और आसान फ़ार्मूला है। तो उसको हम किसी भी कंपनी को ख़रीदने से पहले उस फ़ार्मूले को हम देखेंगे कि वो फ़ार्मूला क्या है। तो उस फ़ार्मूले में डालकर कंपनी को उस तरह से जांचेंगे। अगर वो डेट टू इक्विटी जो है, तो वो 33% से कम आएगा, तो उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 33% से ज़्यादा है, तो उसमें एहतियात की ज़रूरत है हमें। तो शरीयत ने ये असूल निकाला है, उलमा किराम ने इसी असूल को राइज किया है कि जिस कंपनी के ऊपर डेट टू इक्विटी जो है, तो वो 33% से ज़्यादा हो, 33% से एबो होगा, तो उससे हमने बचना है, उसको अवॉइड करना है। लेकिन जो उससे कम होगी, तो उसमें हम उसको बाई कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसका सिंपल सा फार्मूला है, वो हम आप लोगों से शेयर करेंगे और हम पूरा उसको डेट टू इक्विटी के रेशियो को कैसे निकालते हैं, वो सारा आप लोगों से शेयर करते हैं। तो उसको कहाँ से निकालेंगे हम, उसके लिए हमने पहले से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके तो उसकी स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए। तो हम वो फार्मूला आप लोगों से शेयर करते हैं और फिर उसके बाद किसी कंपनी का रेशियो लाइव निकाल कर भी हम समझाएंगे कि किस तरह से उसको निकालना है। तो चलिए हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप जो हमारा होगा, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और इसमें हम देखेंगे कि किसी एक कंपनी जिसके शेयर्स को बाई करना चाहते हैं, तो उसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है या बैलेंस शीट है, उसमें से चेक करेंगे कि सबसे पहले इसका फार्मूला ये है। उस फार्मूले के तहत जो फार्मूले में डिटेल्स लगती हैं, वही हम इसमें सर्च करें। तो फार्मूला हमारे सामने इस तरह से है। ये फार्मूला हमारे सामने, द फार्मूला ऑफ ड्राइव डेट टू इक्विटी रेशो। तो डेट टू इक्विटी इज इक्वल टू टोटल डेट, ये आ गया, और उसके बाद ये आ गया, और उसके साथ ये डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय
टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो ये जब हम इसमें से इस तरह से करेंगे तो उसमें हमें नीचे एक और एग्ज़ाम्पल दी है। वैसे जिस वेबसाइट से मैंने ये निकाला, इन वेबसाइट वालों ने एक बैंक का नाम यहाँ पर दिया और मैंने भी मुनासिब समझा कि जो इन्होंने दिया तो मैं इसी को निकाल के बता दूं ताकि हमें समझ आ जाए। तो इसमें यहाँ पर ये एग्जांपल ऑफ डेट टू इक्विटी रेशो, तो ये मिसाल के तौर पर इन्होंने समझाया फॉर द फाइनेंशियल ईयर कोटक महिंद्रा बैंक रिपोर्टेड टोटल डेट एज 47738.90 करोड़ and total shareholder fund as Rs 84838.61 करोड़। तो अब नीचे हमें दे द वैल्यू एज पर द फार्मूला टोटल डेट और डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स फंड इज़ कैलकुलेटेड एज इतना तो इतना। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये 0.56 यानी 56 आ रहा है। अब हम भी कैसे सर्च करेंगे कि हम सबसे पहले क्रोम में जाएंगे और क्रोम में हमें पहले जो डिटेल्स चाहिए तो वो हमारी जो डिटेल्स होंगी तो वो टोटल डेट ये वाला चाहिए हमें। तो हम किसी भी कंपनी जो जैसे भी उसका शॉर्ट नेम है या लॉन्ग नेम है, जैसे इसका तो पूरा फुल नेम है, इसके अलावा भी कुछ अल्फ़ाबेटिक नेम होते हैं, BCR ADC ऐसे नाम होते हैं। तो जो भी कंपनी का नाम हो तो हमने सर्च बार में उसको सर्च करना है। तो उसमें हम कंपनी का जो शॉर्ट नेम होगा या लॉन्ग नेम होगा वही डालकर तो आगे लिखेंगे टोटल डेट। तो हमारे सामने नीचे उसकी बैलेंस शीट खुल जाएगी या मनी कंट्रोल है, स्क्रीनर है, या उसके अलावा जो सही हमें डिटेल्स मिलेंगे ऐसे फैक्ट डिटेल्स भी मिल जाती हैं। क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं कि जिन्होंने इसका एक बार इसका रिज़ल्ट को बैलेंस शीट को यहाँ पर तो नशर कर दिया, लेकिन उसके बाद अपडेट नहीं किया। तो वहाँ पर डेट भी हमें लिखी हुई मिलती है कि कब का हमें रिज़ल्ट कब का चाहिए। तो 2024 या जब भी हम इसको देख रहे हैं, जैसे मार्च में रिज़ल्ट होता है, फिर जून जुलाई में होता है, फिर सितंबर में होता है और उसके बाद फिर दिसंबर एंडिंग में होता है। तो जिस भी क्वार्टर का हम रिज़ल्ट देखेंगे उसकी बैलेंस शीट में हम चेक करेंगे कि हमें उसका डेट पूरा जो सही तरीके से और करेक्ट डेट कहाँ से मिलेगा। तो इसकी हर एक कंपनी की एक अपनी वेबसाइट भी होती है, अगर वो क्रोम में मिल जाए तो उससे तो बहुत ही इजी है उससे पूरा डेट निकालना। तो वो उसमें पूरा या तो बोरोइंग के नाम से होगा फिर या टोटल डेट के नाम से होगा। बोरोइंग भी कर्जा ही होता है और टोटल डेट भी कर्जा ही होता है। तो जब उसको हम निकालेंगे तो उसके बाद हमने दूसरा उसको काट के क्रोम में दूसरा सर्च करना है कि कंपनी का जो शॉर्ट नेम होगा या लॉन्ग नेम होगा उसको डाल के तो आगे टोटल शेयर होल्डिंग फंड लिखना है हमसे। तो जब वो लिखेंगे या शेयर होल्डिंग लिखेंगे या शेयर होल्डर्स लिखेंगे तो उसमें एक क्वांटिटी हमारे सामने जिस तरह से इस बैंक की बताई हुई है, तो मैंने इसी बैंक का ही वहाँ पर सर्च किया। तो और बहुत सारी कंपनियों का मैं सर्च करता रहता हूँ, लेकिन जो मैंने इसको सर्च किया तो इसका एक्यूरेट यही डाटा है। आगे जो पॉइंट के आगे ये वाला डिजिट है, ये एक तो पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन बाकी ये जो अमाउंट है तो ये क्लियर इसी तरह से आता है। अब इस फार्मूले को हम किस तरह से कैलकुलेट किस तरह से करेंगे तो उसके बारे में हमें इसी फार्मूले में यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो फार्मूले को ही हम यूज़ करके हम देखते हैं कि जो इसमें ये 0.56 दिया हुआ तो ये सही आता है या नहीं आता है। तो इस जो भी हमें निकलेगा उसको हमने एक डायरी पर लिख लेना। जैसे भी हमें पहले टोटल डेट इसका सर्च किया तो ये निकला, इसको डायरी पर लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद जो हम नीचे ये हमें टोटल शेयर होल्डिंग आ रही है, शेयर्स फंड आ रहा है, तो शेयर होल्डर्स फंड आ रहा है, तो इसको हम डायरी पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम अपने मोबाइल के कैलकुलेटर पर चले जाते हैं। तो ये हमारे सामने कैलकुलेटर है, तो ये मैंने डायरी पर लिख के रखा हुआ है। तो पहले हमारे सामने फार्मूला था कि इसका जो टोटल डेट है वो लिखना है। तो ये था 477 और 38.90। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाई इसके टोटल शेयर होल्डर्स का जो फंड्स है तो वो है 84838.61
0.61। तो जो हमें वहाँ पर जिस वेबसाइट के ऊपर हमने देखा तो यही हमें सेम इसी तरह से दिख रहा था। तो अब हमने यहाँ पर ख़ुद भी कैलकुलेट करके बताया तो जो वेबसाइट पर दिया हुआ था तो वही सेम निकला। अब इसके हमें कैसे पता लगेगा कि ये कंपनी के टोटल जो शेयर्स हैं, शेयर होल्डिंग है, तो उसमें ये कितना परसेंट आ रहा है, परसेंटेज ये कितना हो रहा है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने यही देखा, बहुत सारी किताबें पढ़ के देखा कि जिस कंपनी का भी मिसाल के तौर पर हमें यहाँ पर 56 आ रहा है, तो ये 56% उसके ऊपर कर्ज़ है। बैंक जिस बैंक का हमने यहाँ पर निकाला है तो इसमें ये 56% आ रहा है, तो होना कितना चाहिए? तो होना कितना चाहिए उसके लिए हमें ये इतना होना चाहिए, इस तरह से 0.3 ये होना चाहिए। तो ये हमारे लिए क्या होगा कि ये 33% से कम का जो है तो ये होना चाहिए। अगर वो इससे अगर बढ़ गया, अगर ज़्यादा है तो समझ लो कि वो 33% से अबोव है, तो उसमें एहतियात करनी है। लेकिन उसमें भी एक मसला ये है कि जैसे ऑयल की कंपनी या कुछ इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो इंडिया की गवर्नमेंट की कंपनी, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री भी उनकी फैक्ट्रियां हैं, या फिर वो माल कहाँ से लेती हैं। जैसे बहुत सारी खाद की कंपनियां हैं जिसमें जिसकी कॉल्स जो मुफ्ती साहब भी देते हैं, लेकिन वो अपने खाद यहाँ पर नहीं बनाते हैं। फर्टिलाइज़र कंपनियाँ वो खाद यहाँ पर इंडिया में नहीं बनाते हैं, वो बाहर से खाद खरीद कर लाते हैं। अब जो भी ख़रीद कर जो भी सामान लाता है, जो ट्रेडर्स होते हैं या व्यापारी जो होते हैं ऐसे शेयर मार्केट के अलावा भी, तो वो जो जब हमारे यहाँ कश्मीर में फ्रूट सीज़न होता है तो बाहर से जो ट्रेडर्स आते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी ठेकेदार आते हैं, तो वो यहाँ से जब सेब उठाते हैं या कोई भी अखरोट उठाते हैं तो उनका ये मामला होता है कि वो हाफ़ पेमेंट पर उठाते हैं कि हाफ़ पेमेंट पहले पे कर देंगे और माल ले जाएंगे, और माल जब बिकेगा तो बाकी पेमेंट भी सारा पे कर देंगे। इसी तरह से जो आउट ऑफ कंट्री है काम करने वाली कंपनियां हैं या यहाँ पर हैं, तो उसके लिए भी हमने क्रोम में ये सर्च करना है कि जो इनका सेक्टर है यानी कर्ज़ उठाने का डेट जो इस पर है कंपनी के ऊपर, तो ये डेट किस मामले का है, बैंक से है तो उसमें बैंक का भी हमारे सामने एक डिटेल खुल जाएगी कि बैंक से कितना है, और दूसरे कंपनियों से कितना है। एक कंपनी दूसरी कंपनी सामान ख़रीदती है तो उसका उस पर कर्ज़ होता है, तो वो बैंक का नहीं होता। तो मेन चीज़ इसमें ये 33% वाला जो मामला है तो ये ज़्यादा बैंक का है। उसके अलावा अगर किसी पर ज़्यादा है तो उसका देखना कि उसका सेक्टर कौन सा है, किस कंपनी कहाँ पर काम कर रही है, और जो कंपनी का काम है उस काम का सेक्टर क्या है, ऑयल से है, फर्टिलाइज़र से है या स्टील से है, किस सेक्टर से है, और उसका लेन देन किस मुल्क के साथ है, किस कंट्री के साथ है। वो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ है, ऑयल की कंपनी है, तो वो ऑयल वहाँ से आधी कीमत पे करते हैं और आधी बाद में करते रहते हैं। तो इस तरह से वो एक मुस्तकिल उनका जो रिज़ल्ट है या बैलेंस शीट है उसमें वो कर्ज़ शो करते हैं। तो वो सारा कर्ज़ ज़रूरी नहीं कि वो बैंक से है, वो कर्ज़ इसके अलावा भी हो सकता है, जैसे आधी कीमत पर जो उन्होंने माल लिया। तो इस तरह से यही फार्मूला है। फार्मूला मैं एक बार फिर शेयर कर देता हूँ कि इस तरह ये फार्मूला है इसका। कि सबसे पहले हमने यहाँ पर ये फार्मूला इसको नोट कर लें। तो डेट टू इक्विटी और टोटल उसको डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर इक्विटी करना है। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने एक फ़िगर आएगा, और फिगर में होना ये चाहिए कि 0.3 होना चाहिए। तो इससे या फिर 3 से कम होना चाहिए या 3 तक तो चलेगा। तो ये 33% को इसको हम तसव्वुर करेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी का रेशो जो है तो वो निकाल कर तो उसमें कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर किसी पर कंपनी हलाल है लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा कर्ज़ है, तो फिर देखना कर्ज़ है कहाँ से और क्यों लिया हुआ, कैसे लिया हुआ, तो वो चीज़ भी हम इसमें देख सकते हैं। लेकिन इससे अगर ज़्यादा हो तो इस्लामी नुक्ता नज़र से उस कंपनी अगर अच्छी भी है, उसका ऑर्डर बुक भी अच्छा है, तो उसके ऊपर हमने तहकीक करना ज़रूरी है और उस कंपनी से एहतियात ज़रूरी है। बाकी मैं अपनी तरफ से एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं शेयर मार्केट का एक महज़ तालिब इल्म हूँ। अच्छे जो एक्सपर्ट्स हैं मैं उनके न्यूज़ सुनता हूँ, उनके व्यूज़ देखता हूँ, उनकी राय देखता हूँ,
उनकी राय को पढ़ता हूँ। जैसे अनिल सिंघवी साहब हैं, उसके साथ जो पूरी टीम है, उसके बाद संजय भसीन साहब हैं, उसके अलावा बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ पर एक्सपर्ट लोग जो ऑथोराइज़ हैं, जिनके ऊपर किसी मुल्क के या बैरून मुल्क जो फॉरेन इन्वेस्टर, उनको भी कोई एतराज़ नहीं, जिसकी राय को वो लोग भी मानते हैं। तो मैं उन्हीं की राय से जो सीखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरा आगे सिखाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं लर्निंग पर्पज़ और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। किसी को भी अगर मेरी राय से इक्तफ़ा ना करना हो, तो वो दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी राय ले सकता है। ज़रूरी नहीं कि मैंने जो फ़ार्मूला दिया है तो इसी पर अमल किया जाए। अगर इसके अलावा कोई इससे अच्छा कोई बता रहा है तो उस पर ही अमल किया जाए, उसका देखा जाए उसका, उस बंदे का बैकग्राउंड क्या है। तो मेरी तरफ से अगर इस पूरी वीडियो में किसी भी कंपनी का नाम लिया गया है, किसी शेयर का नाम लिया गया है, तो उसमें कोई भी मेरे कहने पर या मेरी सजेशन पर, मेरी राय के ऊपर इन्वेस्ट ना करे। खुद से अपने रिसर्च करे और अपनी तहकीक के मुताबिक ही शेयर मार्केट में पैसे लगाए। और उसके अलावा इस फार्मूले के अलावा अगर किसी को अच्छा फार्मूला आता है जिससे ज़्यादा एहतियात हो सकती है, तो उस फार्मूले को ही अपनाया जाए। और बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे भाइयों की ये डिमांड थी काफ़ी दिनों से कि ऐसा कोई वीडियो बनाया जाए, तो मैं काफ़ी दिनों से एक रिसर्च पर लगा हुआ था। तो आखिरी में इस नतीजे पर पहुंचा। तो मैं खुद भी चूँकि इसी तरह पहले से भी करता आ रहा था, इसके अलावा बहुत सारे फार्मूले मुझे मिले, लेकिन मुझे उनकी कोई समझ नहीं आई। तो मुझे खुद भी ये आसान लगता है। और मुफ्ती साहब का मैंने कोर्स भी देखा था, उसमें तो इस तरह की कोई डिटेल मुझे मिली नहीं ख़ास। लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि इसी फार्मूले से, क्योंकि मैं भी करता हूँ, जब मुफ्ती साहब किसी भी कंपनी की कॉल देते हैं तो मैं इसी तरह से उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ। तो मैंने भी मुनासिब समझा कि ये फार्मूला सब के लिए आसान भी है और अच्छा भी है, और मुझे लगता है कि ये मुनासिब है। तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी भाइयों को और काफ़ी दोस्तों को इससे फ़ायदा मिलेगा। और ये आसान फार्मूला है और बिल्कुल नॉर्मल फार्मूला, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे मुनासिब यही फार्मूला है। तो लेते हैं इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।